का फॉर्मूला निकालना है, जितना भी आप कार्य करोगे वही सारा का सारा स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो किसी चालक गोले की स्थिर ऊर्जा निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला भी यही होगा। तो आप खुद देखो, चालक की स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होगी विभव V तक आवेशित करने के लिए चालक में संचित स्थिर ऊर्जा आ गया। यानी कि बच्चों किसी चालक को विभव V तक आवेशित करने पर उसमें कितनी स्थिति ऊर्जा संचित हो जाएगी? आंसर हो गया सिंपली बच्चों हाफ CV²। जो यहाँ पर विभव के रूप में लिखें तो बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन इसको हम QV के रूप में लिख सकते हैं, QC के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब किसी चालक को विभव तक आवेशित किया जाए। देखो पोटेंशियल एनर्जी स्थिर ऊर्जा किसकी इक्वल होगी? कार्य की। ये बाह्य कारक का कार्य, ये कार्य बाह्य कारक का आ गया। तो बाह्य कारक का जो कार्य था बिल्कुल यही कार्य स्थिर रूप में जाएगा। तो यही फॉर्मूला बच्चे स्थिर बन जाएगा हाफ CV², हाफ QV, हाफ Q²/C। क्वेश्चन में QC दे रखा तो ये फॉर्मूला, QV दे रखा तो फॉर्मूला, CV दे रखा तो फॉर्मूला। तो किसी भी चालक में कितनी स्थिर ऊर्जा संचित होती है उसके लिए फॉर्मूला आ गया। अब हम बात करते हैं बच्चों गोलीय चालक में विद्युत स्थिर ऊर्जा। ये तो जनरल फॉर्मूला किसी भी चालक किसी भी शेप का, सपोज ये चालक है, आपसे बोला जाए कि बताओ इसमें कितनी स्थिर ऊर्जा संचित होगी, फॉर्मूला ये। लेकिन अब यदि हम बात करें गोलीय चालक के लिए, हम बात करें बच्चों इसके लिए किसी गोले के लिए बात करें तो गोले के लिए भी फॉर्मूला तो यही होगा हाफ CV², हाफ QV, हाफ Q²/C। क्वेश्चन में डिपेंड करेगा क्या दे रखा है। बच्चों यदि हम गोले की बात करें तो गोले के लिए तो हम C भी जानते हैं। आपको बताया था किसी गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था 4πε0r होता है। तो जहां भी C लिखा हुआ है बच्चों C की जगह में 4πε0r लिख सकता हूं। सपोज इस गोले का आवेश Q है आ गया और इसकी धारिता बच्चों 4πε0r है। तो बच्चों यहां पर C की वैल्यू और सपोज गोले का आवेश Q है, सपोज मुझे Q दे रखा है तो Q और C जानता हूं तो ये वाला फॉर्मूला काम में ले लूंगा, और यदि V दे रखा होता तो ये वाला फॉर्मूला काम में ले लेंगे। तो बच्चों सपोज मुझे इसका आवेश पता है Q आ गया, तो Q की जगह तो Q और C की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 4πε0r C लिख दिया। आया समझ में? तो बच्चों जब इसको सोल्व करेंगे 1/4πε0 को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसका मतलब KQ²/2R, ये Q² आ गया। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 1/2 और 1/4πε0 K बन जाएगा। तो आंसर आएगा KQ²/2R। तो इसका मतलब ये हुआ किसी गोलीय चालक को यदि हम Q आवेश दे दें तो इसके चारों तरफ बच्चों विद्युत क्षेत्र होगा। उस विद्युत क्षेत्र के अंदर आपसे बोला जाए कुल कितनी स्थिति ऊर्जा संचित होगी बच्चों, उसका फॉर्मूला आएगा KQ²/2R। जब किसी चालक गोले को Q आवेश यदि Q पता हो तो ये Q के टर्म में निकाला है मैंने, V पता होता तो फिर इससे निकालते आ गया। तो किसी गोलीय चालक के अंदर कितनी ऊर्जा संचित होती है उसका फॉर्मूला होगा KQ²/2R। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये स्थिति ऊर्जा आ गया सतह तथा सतह के बाहर वाले भाग में संचित होती है, क्योंकि आप जानते हो किसी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। और जब यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो कौन सी विद्युत ऊर्जा? तो इसका मतलब विद्युत ऊर्जा आप जानते हो किसी गोलीय चालक में विद्युत क्षेत्र बच्चों गोले के बाहर की तरफ होता है, बिल्कुल ये बाहर होता है। तो इसका मतलब ये ऊर्जा गोले की सतह और बाहर की तरफ संचित होगी। क्लियर हो गया? अब बच्चों ये जो हमने स्थिर ऊर्जा और जो कार्य पढ़ा है किसी गोलीय चालक को आवेशित करने में क्या कार्य है, या किसी गोले के अंदर या किसी चालक में कितनी स्थिर ऊर्जा संचित होगी, उसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। बच्चों हम सबसे पहले ये क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 2 चालक गोले हैं, एक की त्रिज्या r, दूसरे की त्रिज्या 2r, दोनों के केंद्रों के बीच में दूरी 6r है। इसको Q आवेश दिया, इसको 3Q आवेश दिया। आया समझ में? ये फर्स्ट गोला, ये दूसरा गोला। निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। ये दोनों के दोनों याद रखना चालक गोले हैं, और इस निकाय की आपको स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इस निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। अब बच्चों समझते जाना, इस निकाय में जो स्थिति ऊर्जा देखो कहां से आएगी। इस चालक गोले को मैंने आवेशित किया, आपको भी मैंने समझाया था किसी गोले को आवेशित किया जाए, Q आवेश दिया जाए तो उसमें इतनी स्थिति ऊर्जा संचित होती है। तो अब समझते जाना बच्चों, इसको Q आवेश दिया तो इसके खुद के आवेश के कारण इसमें स्थिति ऊर्जा संचित होगी, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। इसके खुद के आवेश के कारण जो ऊर्जा इसमें संचित होगी उसको हम बोलते हैं स्वयं की स्थिर ऊर्जा। उसको SP का मतलब सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, 1 फर्स्ट गोले की, इसके खुद के Q के कारण जो स्थिर होगी उसका फॉर्मूला KQ²/2R होता है। बताओ ये आया था, इसके खुद के आवेश के कारण जो ऊर्जा संचित होगी। सेकंड गोले का जो आवेश है 3Q है, तो बच्चों Q की जगह यहाँ पे 3Q हो जाएगा अपॉन 2R, R की जगह 2R हो जाएगा। तो इसके खुद के आवेश के कारण
इसमें जो ऊर्जा संचित होगी वही के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, क्यू की जगह 3q हो जाएगा और r की जगह 2r हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 9 के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r। ये इसकी खुद की ऊर्जा के कारण, मतलब खुद के आवेश के कारण, इसके खुद के आवेश के कारण। बच्चों अब एक और इसमें ऊर्जा संचित होती है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे से r दूरी पर रखा जाए तो उस निकाय में जो ऊर्जा संचित होती है, बच्चों आपने उसका फॉर्मूला पढ़ा होता के Q1 Q2 अपॉन R, याद करो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, दो आवेशों के निकाय की, बच्चों उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन, यानी कि उनकी अन्योन्य क्रिया के कारण, उस निकाय को बनाने के कारण भी। बच्चों जब इन दोनों गोलों को पास लाए होंगे तो इनके पास लाने के लिए भी इन दोनों के प्रतिकर्षण के कारण हम लोग को कार्य करना पड़ा था। तो बच्चों उससे भी ऊर्जा संचित होती है और वो कहलाती है अन्योन्य क्रिया के कारण। तो बच्चों वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आप जानते हो, उसका फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन R। और बच्चों यहाँ पर दोनों गोलों के बीच में दूरी कितनी है, 6r। तो बच्चों इस निकाय की जो स्थिर ऊर्जा है अन्योन्य के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी 1-2 बोलेंगे बच्चों, वो होगी के Q1 Q2 अपॉन R। और R की वैल्यू यहाँ कितना है, 6r। Q1 Q है, Q2 3Q है। तो इसको सोल्व करोगे तो यार के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। तो इसका मतलब इसमें बच्चों 3 जगह पोटेंशियल एनर्जी होगी, खुद की, इसकी खुद की और दोनों की अन्योन्य। दोनों को पास ला के रखा, तो पास लाने के लिए तो हमने कार्य किया होगा, तो वो होता है के Q1 Q2 अपॉन R। तो इसकी सेल्फ और इसकी अन्योन्य के कारण। तो इस पूरे निकाय की स्थिर ऊर्जा क्या करें, हम तीनों को जोड़ दें तो बताओ, तो पूरे निकाय की पोटेंशियल एनर्जी ये इसी खुद की अकेले की के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, इस अकेले की 9 के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r और अन्योन्य के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। इन सबको टोटल कर दो, आंसर आएगा 13 के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r। तो आप समझिए इस निकाय की टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये आंसर आ गया 13 के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r। क्लियर हो गया होगा। बच्चों हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है, एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, आवेश 10 माइक्रोकूलम है, इसकी धारिता तथा स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, धारिता तथा पोटेंशियल एनर्जी स्थिर ऊर्जा क्या होगी। सबसे पहले तो गोलीय चालक बोल रहा है। आप जानते हो बच्चों गोलीय चालक की हमने धारिता का फॉर्मूला डिराइव किया था, C = 4πε0r होता है, आया समझ में। तो 4πε0, r की वैल्यू त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखी है, आ गया समझ में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, 20/100, आया समझ में। तो 20/100 तो ये हो गया। और आप जानते हो 4πε0 बच्चों k = 1/4πε0 होता है, आ गया। और उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। तो इससे 4πε0 की वैल्यू निकालूंगा तो बच्चों ये 1/k हो जाएगी, k की वैल्यू 9 × 10⁹। तो इसका मतलब बच्चों हम 4πε0 को 1/9 × 10⁹ लिख सकते हैं। तो ये 1/9 × 10⁹, 4πε0 की वैल्यू। और इसको आप सोल्व करोगे तो यार 2/9 × 10⁻10। क्लियर हो गया। तो आप सोचा इस गोले की धारिता ही आ गई। बच्चों मैंने आपसे पूछा है कि इस गोले की स्थिर ऊर्जा। बच्चों यदि आपसे यहाँ पर पोटेंशियल विभव भी पूछा जाता तो आप सोचा इस गोले का विभव ज्ञात करो, तो बच्चों उसको के क्यू अपॉन आर से निकाल लेते। आ गया ये के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितना 10 माइक्रोकूलम, और ठीक है माइक्रोकूलम, और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। विभव भी पूछा तो आंसर दे दोगे। वैसे विभव पूछा नहीं लेकिन पूछा था तो आंसर दे दोगे। इसमें आपसे पूछा जाए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। किसी गोले को, किसी चालक गोले को क्यू आवेश देने पर, क्योंकि बच्चों यहाँ पर वैसे स्थिर जगह में 3 फॉर्मूले बताए थे, हमारे पास बच्चों इसका सी आ गया। सी जानते हैं क्योंकि आपको त्रिज्या दे रखी थी, सी निकाल सकते हैं। क्यू दे रखा है, क्यू और सी के रूप में बच्चों स्थिर जगह का फॉर्मूला Q²/2c डिराइव किया था मैंने। 3 फॉर्मूले बताए थे, ½ CV², ½ Q²/c और ½ QV। तो यहाँ Q²/c फॉर्मूला, क्यों Q और C दे रखा है। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रोकूलम का स्क्वायर करें तो 10 × 10, और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो -12 हो जाएगा। 2c हमने ऊपर निकाल लिया था, ये आ गया c, ये c की वैल्यू 2/9 × 10⁻10, 2/9 9 पर आ गया × 10⁻10। सोल्व करो तो बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइनली 9/4 जूल, 2.25 जूल। सोल्व कर सकते हो इसको। तो बच्चों इसमें कितनी स्थिर संचित होगी, आंसर ये आ गया। बच्चों एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है, यदि किसी चालक का विभव 5 वोल्ट से 10 वोल्ट बढ़ाने में किया गया कार्य W हो, तब विभव को 10 वोल्ट से 15 वोल्ट तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। आपको दे रखा है 5 से 10,
ये एक चालक है, इसका विभव 5 से 10 के लिए मुझे W कार्य करना पड़ रहा है, तो मुझे 10 से 15 के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? आ गया? तो बच्चों हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी चालक गोले का विभव V1 से V2 करना हो तो ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करके बताया था, हाफ C V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। विभव दे रखा हो तो ये फॉर्मूला, और आवेश दे रखा हो तो बच्चों वही मैंने बताया था, यदि आवेश दे रखा हो तो इसका फॉर्मूला याद करो, 1/2 Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर अपॉन C आया था। इसी में Q1 को हमने CV1, Q2 को CV2 लिखा था, ये फॉर्मूला बन गया था। यदि यहाँ पर इसकी जगह बोला जाता किसी चालक को 10 कूलाम से 15 कूलाम तक आवेशित करने के लिए कार्य इतना करना पड़ रहा है, तो हम Q के टर्म में लेते हैं, विभव दे रखा है इसलिए V के रूप में लिख लिया। आया समझ में? तो बच्चों W का फॉर्मूला होता है C/2 V2 स्क्वायर माइनस, और जैसे विभव बढ़ाते हैं आवेश बढ़ाते हैं तो C चेंज नहीं होता, इसलिए हमने ये C और V वो फॉर्मूला यूज किया जिसमें V और C आता है। तो बच्चों W कार्य हमको किसके लिए दे रखा, 5 वोल्ट से 10 वोल्ट के लिए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो W की वैल्यू C/2 5 से 10 के लिए कार्य है, तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V1 की जगह 5, V2 की जगह 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। और आपसे पूछा है 10 से 15 के लिए, 5 से 10 के लिए कार्य W है, तो 10 से 15 के लिए कितना होगा, तो यही फॉर्मूला बच्चों, अब मैंने मान लिया कि 5 से 10 के लिए तो W कार्य है, 10 से 15 के लिए W2 कार्य है, तो W2 की वैल्यू C/2, V1 अब कितना हो गया 10 और V2 कितना हो गया 15, तो ये 10 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर। बच्चों मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन डायरेक्ट कर दिया, ये W कार्य तो दे रखा है 5 से 10 के लिए और 10 से 15 के लिए पूछा है। जब हम विभव को बढ़ाते हैं C का मान नियत रहता है, तो बच्चों दो इक्वेशन होगी, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दे, तो ये C/2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 75 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 10 का स्क्वायर 100 125 आ गया, C/2 कैंसिल हो गया, तो W/W2 इक्वल्स टू बच्चों बिल्कुल 75/125, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/5, तो अपने को W2 निकालना है, तो W2 इक्वल्स टू जब सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 5W/3 आ गया। तो इसका मतलब यदि 5 से 10 के लिए कार्य W था तो बताओ 10 से 15 के लिए कार्य कितना था, आंसर हो गया 5W/3। 5 से 10 के लिए बच्चों W था, जबकि 10 से 15 के लिए जो आंसर आ रहा है वो 5W/3 कर लोगे। बच्चों एक क्वेश्चन और, यदि किसी चालक की धारिता 10 माइक्रोफेरड है तब उसे 5 माइक्रोकूलम आवेश देने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। आप खुद देखो बच्चों, अपने को यहाँ पर C दे रखा है 10 माइक्रोफेरड, अपने को बच्चों Q दे रखा है 5 माइक्रोकूलम, और आपसे बच्चों क्या पूछा है W के बच्चों 3 फॉर्मूला होते हैं, हाफ C स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C और हाफ QV। अब आप खुद बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला काम में ले, हमको Q और C दे रखा है तो ये फॉर्मूला काम में ले, W इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C आ गया समझ में, तो हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। Q की वैल्यू बच्चों कितना 10 माइक्रोकूलम, Q की वैल्यू 10 नहीं 5, ये तो माइक्रोफेरड है, 5 माइक्रोकूलम, तो Q की जगह तो 5 माइक्रोकूलम, Q का स्क्वायर करना है, Q स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 माइक्रो है 10 की घात माइनस 6 इंटू 10 की घात माइनस 6। C की वैल्यू आपको दे रखी 10 माइक्रोफेरड, तो 2 इंटू 10 माइक्रोफेरड को फेरड में कन्वर्ट कर लोगे, 10 की घात माइनस 6 से गुणा कर दो, सोल्व करो तो ये आंसर आ जाएगा 5/4 इंटू 10 की घात माइनस 6 जूल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर यानी कि संधारित्र का सिद्धांत। बच्चों संधारित्र का सिद्धांत क्या है, संधारित्र क्या होता है, वो अब हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे जनरल चालक की, जो सामान्य चालक है उसका व्यवहार कैसा होता है, किसी चालक को आवेशित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है, चालक को आवेशित किया जाए तो उसमें कितनी स्थितियाँ संचित होती है, धारिता क्या होती है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब बच्चों जैसा कि इस टॉपिक का नाम है संधारित्र, तो ये संधारित्र क्या होता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो संधारित्र का जो कॉन्सेप्ट है वो समझो। मुझे बताओ किसी चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C=Q/V होता है ना। मैं आपसे बोलूं कि मेरे को इस धारिता को C को बढ़ाना है, तो हम कैसे बढ़ाएं। बच्चों जो संधारित्र का सिद्धांत है उस कॉन्सेप्ट को समझना। यदि मुझे C धारिता किसी चालक की धारिता को बढ़ाना है तो बच्चों हम एक टेक्निक से बढ़ा सकते हैं कि हम क्या करें कि किसी चालक के आवेश को नियत रखकर, किसी चालक का जो आवेश Q है बच्चों उसको तो मैं किस तरह से नियत रखूं,
यानी कि उसको मैं चेंज नहीं होने दूँ, कम भी नहीं होने दूँ, ज़्यादा भी नहीं होने दूँ, और उसी नियत आवेश पर बच्चों उसका विभव किसी तरह से मैं कम कर दूँ, यानी कि बच्चों अंश तो नियत रह जाए और हर कम हो जाए। तो बच्चों उस कंडीशन में ये जो धारिता है, जो इसकी धारिता सी है, वो बच्चों बढ़ जाएगा ना। यदि ऐसा करने में यदि मैं सक्सेस हो गया तो इसका मतलब मैं 100% किसी चालक की धारिता को बढ़ा सकता हूँ। तो आपसे बोला जाए किसी चालक की धारिता को हम कैसे बढ़ाएंगे, तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट से, इस टेक्निक से हम बढ़ा सकते हैं यदि हम ऐसा करने में सक्सेस हो जाएं तो। आ गया? और बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, और जिस टेक्निक से ऐसा पॉसिबल है बच्चों, उसी टेक्निक को हम नाम देंगे संधारित्र का सिद्धांत। और जो संधारित्र है बच्चों उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करता है। उसमें क्या होता है, किसी चालक का आवेश नियत रखकर उस चालक का विभव हम कम कर देते हैं तो उससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। देखो ऐसा कैसे पॉसिबल है, समझते हैं ना बच्चों। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने ये एक चालक लिया, इसको क्यू आवेश दिया, और इस चालक प्लेट का नाम मैंने एम रख दिया। एम एक चालक प्लेट है, इसको क्यू आवेश दे दिया। आ गया? तो बच्चों इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया, यह इस तथ्य पर आधारित है कि धारिता को विभव को घटाकर आवेश को नियत रखते हुए बढ़ाया जा सकता है। मैंने ये समझाया, धारिता को बच्चों आवेश को नियत रख के विभव को घटा दें तो धारिता को बढ़ाया जा सकता है। माना एक चालक प्लेट एम है, मैंने बच्चों एक चालक प्लेट एम कंसिडर कर ली, जिसको क्यू आवेश दिया जाता है, इसको मैंने क्यू आवेश दे दिया। आया समझ में? तो जिससे इसका विभव बढ़कर वी हो जाता है, तो C इक्वस टू क्यू बाई वी। तो बच्चों इसकी धारिता जो होगी C इक्वस टू क्यू बाई वी धारिता होगी। आया समझ में? तो इसकी जो धारिता होगी उसको बच्चों C इक्वस टू हम क्यू बाई वी बोल सकते हैं। तो इसकी धारिता बच्चों C इक्वस टू क्यू बाई वी है। अभी सिंगल चालक है, ये नॉर्मल कोई भी चालक है, उसको मैंने क्यू आवेश दिया, उसका वो वी हो गया, तो उसकी धारिता क्यू बाई वी हो जाएगी। अब बच्चों इसकी धारिता बढ़ाने के लिए हम कुछ करने जा रहे हैं, समझते हैं ना बच्चों। अब मैंने क्या किया कि जैसा कि बच्चों डायग्राम में बताया गया, चित्र में दर्शाए अनुसार एक दूसरी समरूप चालक प्लेट एन प्लेट एम के समानांतर इस प्रकार रखी जाती है कि प्लेट एन पर आवेश प्रेरित होता है। अब मैंने क्या किया बच्चों, इस चालक प्लेट एम जिसकी धारिता सी है बच्चों, उसको कितना आवेश दे रखा है हमने, क्यू आवेश दे रखा है। इसको क्यू आवेश दे रखा है। आगे समझ में? इसके पास बच्चों मैंने एक अन्य समरूप चालक प्लेट एन को रख दिया। क्लियर हो गया? प्लेट एन पर आवेश प्रेरित होता है। यदि प्लेट एन पर प्रेरित ऋणात्मक आवेश के कारण, अब बच्चों जैसे ही आपने एम चालक प्लेट के पास एन चालक प्लेट को रखा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों प्रेरण आपने पढ़ा हुआ, घर्षण, प्रेरण, चालन, बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है। जो आवेश किसी चालक को आवेशित करने की विधियों में आपने प्रेरण पढ़ा हुआ है, इंडक्शन। तो बच्चों जब हम इस प्लेट एन को एम के पास रखेंगे तो इस प्लेट एम के ऊपर जो क्यू आवेश है उसके कारण इसके अंदर बच्चों आवेश प्रेरित होगा। आ गया? इस चालक प्लेट का जो एम आवेश है उसके ऋणात्मक इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, तो बच्चों इसके अंदर आवेश का पुनर्वितरण होगा, और इस प्लेट एन की इधर वाली सतह पर यहाँ पे ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा और पीछे वाली सतह पर धनावेश प्रेरित हो जाएगा। ये प्रेरण से आया है, इसका ये न्यूट्रल प्लेट है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, लेकिन जैसे ही चालक प्लेट को यहाँ रखा तो इस क्यू के कारण इसके अंदर आवेश प्रेरित हुआ। बच्चों इस वाली सतह पर माइनस आवेश प्रेरित हुआ और इस वाली सतह पर यहाँ माइनस आवेश और यहाँ प्लस आवेश प्रेरित हो गया। आ रहा है समझ में? बच्चों इस वाली जो एम प्लेट है उसके ऊपर विभव हमने वी कंसिडर कर रखा है। आ गया? बिल्कुल हमने यहाँ पे बात की थी, जब इसको क्यू आवेश दिया तो इसको खुद के आवेश के कारण इसके ऊपर विभव वी है। लेकिन बच्चों अब इस चालक प्लेट के ऊपर एम के ऊपर देखो जो विभव होगा, इस खुद के कारण तो विभव वी है, अब इस पे बच्चों इस माइनस के कारण भी विभव होगा, और इस प्लस के कारण जो पीछे की तरफ प्लस आवे उसके कारण भी विभव होगा यहाँ। आया समझ में? तो अब इस प्लेट के ऊपर खुद का जो विभव है, खुद के आवेश के कारण विभव तो वी है। आ गया? सपोज इस प्लस के कारण जो विभव आ रहा है उसको बच्चों हम वी प्लस बोल दें, और इस माइनस के कारण जो विभव आ रहा है बच्चों उसको वी माइनस बोलते हैं। माइनस के कारण जो विभव है माइनस में होगा, तो इस माइनस सतह के कारण जो विभव होगा उसको अपन माइनस वी माइनस बोल दें। तो इसका मतलब अब इस चालक प्लेट के ऊपर जो विभव है वो बच्चों वी, जब कोई प्लेट नहीं थी इसका विभव वी था, अब इस प्लेट के ऊपर विभव खुद के कारण वी प्लस इस एम एन प्लेट के ऊपर यहाँ माइनस आवेश, यहाँ प्लस आवेश है, यहाँ प्लस आवेश के कारण जो विभव है वो वी प्लस है, और इस माइनस आवेश के कारण विभव वी माइनस है। तो बच्चों इस प्लेट के ऊपर जो टोटल विभव है बच्चों ये वी प्लस माइनस वी माइनस हो जाएगा। इसके ऊपर टोटल विभव, खुद का विभव, इस माइनस के कारण विभव और इस प्लस के कारण विभव, ये टोटल विभव आ गया।
आया समझ में बच्चों? यहाँ पर ये ध्यान रखना कि V माइनस ज़्यादा पास है। देखो ये वाली सतह n की, ये वाली सतह ज़्यादा पास है, ये दूर है, तो इसका मतलब V माइनस का जो विभव होगा V प्लस की तुलना में ज़्यादा होगा। आया समझ में? इसका मतलब मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि V माइनस के कारण जो विभव होगा बच्चों वो ग्रेटर होगा किसके कारण? V प्लस के कारण, जो भी होगा। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि प्लस मतलब ये जो आपकी प्लेट n है उसकी धारिता कुल कितनी होगी। चलो बताओ, इस प्लेट n को पास लाने से क्या m के आवेश पे कोई प्रभाव पड़ा क्या? तो अभी भी m का आवेश तो q है, तो इसका मतलब प्लेट m का जो आवेश है अभी भी q है, लेकिन इसका जो विभव है वो बच्चों अब v नहीं रहा। उसका विभव तो इतना हो गया ना, उस विभव को बच्चों मैं v डैश मान लूं तो अब इसकी जो धारिता c डैश है वो q अपॉन v डैश हो जाएगी। मैं m की धारिता की बात कर रहा हूं, तो बच्चों आवेश तो अभी भी q का q है, लेकिन इसका जो विभव v डैश हो गया तो बच्चों यहां पर ये जो v डैश हो गया तो v डैश की वैल्यू तो ये हो जाएगी ना, v डैश की जो वैल्यू होगी वो बच्चों ये बन जाएगी v डैश की वैल्यू, ये v डैश की वैल्यू। तो जहां भी v डैश लिखा हुआ है बच्चों उसको v प्लस माइनस v माइनस लिख सकते हैं, तो इसका मतलब अब इसकी धारिता होगी। अब मेरी बात समझना कि बच्चों सपोज इसका खुद का जो विभव है, इस खुद का विभव यानी कि इस v की वैल्यू बच्चों यदि मैं 10 मान लूं तो v प्लस के कारण जो विभव होगा वो बच्चों कम होगा, v माइनस के कारण और कम होगा, ये दूर है। अब समझना v माइनस के कारण जो विभव है v प्लस के कारण जो विभव उससे ज़्यादा होगा, ये माइनस ज़्यादा पास है। सपोज माइनस के कारण जो विभव है वो 8 मान लिया तो v प्लस के कारण जो विभव होगा वो 6 मान लें, यानी कि बच्चों इस प्लस के कारण जो विभव है वो मैंने 6 मान लिया, तो v माइनस के कारण जो विभव होगा वो 8 मान लें। v खुद का विभव मैंने 10 माना, इस कारण विभव बच्चों और कम होगा और इस कारण और कम होगा, तो इसका 10 मान लिया, इसका मैंने 8 मान लिया, इसका 6 मान लिया, तो माइनस वाले को 8 मान लिया, प्लस वाले को 6 और इसका खुद का 10 मान लिया। यहाँ पर बच्चों ये अकेला v था, तो यहाँ पर जो विभव v था बच्चों उसको हमने 10 माना है, तो यहाँ की धारिता बच्चों हम q अपॉन v की वैल्यू 10 थी। लेकिन अब यदि मैं यहाँ पर धारिता निकालने के लिए बोलूँ तो q अपॉन बच्चों v की वैल्यू अभी भी 10 आ गया, लेकिन यहाँ पर बच्चों इस n प्लेट के अंदर जो प्लस और माइनस आवेश आ गया वो भी तो यहाँ विभव देगा। बच्चों माइनस आवेश के कारण जो विभव अपन ने कंसिडर किया वो तो 8 और इस प्लस के कारण कितना 6, तो प्लस के कारण कितना 6, प्लस के कारण बच्चों 6 कंसिडर किया और इस माइनस के कारण कितना 8। तो आप खुद देखो अब यहाँ पर टोटल विभव 10 और 6 16, 16 में से 8 गया तो कितना बचा 8। तो बच्चों अब जो धारिता हो जाएगी q बटा 8, यहाँ q बटा 10 थी, यहाँ q बटा 8। आप खुद देखो यहाँ पर आवेश का मान तो नियत रहा लेकिन विभव का मान बच्चों कम हो गया, यहाँ 10 था जबकि यहाँ कुल निकाल के देखोगे तो बच्चों वो 8 रह गया। इन सब का जो टोटल करोगे तो वो बेटा बच्चों 8 रह गया। तो आप खुद देखो कि यहाँ पर विभव कम हो गया, आवेश वही रहा, तो इसका मतलब जो धारिता है ओवरऑल बढ़ जाएगी ना, ये हमने धारिता बढ़ा दी। तो एक्चुअल में जब भी हम किसी चालक के पास किसी अन्य चालक को ले जाके रखते हैं तो उससे इस पहले वाले चालक के आवेश पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसका विभव कम हो जाता है, इस प्रकार इसकी धारिता बढ़ जाती है। तो इसका मतलब किसी चालक की आपसे कहीं बोला जाए धारिता बढ़ाओ तो वो सिंपल सा काम है कि उसके पास ले जाके किसी अन्य चालक को रख दो, तो उससे पहले वाले चालक का आवेश तो वही रहता है लेकिन विभव कम हो जाता है, इसलिए उस प्रकार इसकी धारिता बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन बनता है कि यदि बच्चों हम इसकी धारिता और बढ़ाना चाहें, आप खुद देखना यहाँ पर धारिता यहाँ की तुलना में यहाँ बढ़ चुकी है, तो इसका मतलब इस प्लेट m की धारिता बच्चों मैंने यहाँ बढ़ा दी ना। तो जब भी आपको इसकी धारिता बढ़ानी तो सिंपली एक चालक के पास किसी अन्य निरावेशी चालक को रख दो तो पहले वाले चालक की धारिता बढ़ जाएगी। अब बच्चों एक क्वेश्चन और बनता है कि यदि मैं इसकी धारिता और बढ़ाना चाहूँ तो क्या इसकी धारिता अभी और बढ़ सकती है क्या? बिल्कुल बच्चों, अभी हम एक काम और कर लें, एक टेक्निक से अभी इसकी धारिता और बढ़ा सकते हैं। मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ कि जो प्लेट n है बच्चों मैंने इसकी अर्थिंग और कर दी। अब जैसे मैं इसकी अर्थिंग करूंगा तो यहां पर इस पीछे की तरफ जो धनावेश आया था n में बच्चों वो सारा का सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा। आप वैसे भी जानते हो, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि जब भी दो चालकों को आपस में जोड़ दिया जाए तो दोनों का विभव समान हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जैसे ही पृथ्वी का विभव 0 होता है और जैसे सतह को यहाँ जोड़ूंगा तो बच्चों यहाँ का विभव भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब सारा जो धनावेश पृथ्वी में चला गया। आ गया। अब बच्चों चलो बताओ, इसकी अर्थिंग करने से, प्लेट n की अर्थिंग करने से
क्या प्लेट M के आवेश पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? तो बच्चों अभी प्लेट M का जो आवेश है वो तो Q रहेगा, इसके खुद के कारण जो विभव था वो बच्चों V, और इस माइनस के कारण जो विभव था बच्चों वो माइनस के कारण विभव माइनस में होगा, वो माइनस V माइनस होगा। लेकिन ये जो प्लस के कारण जो विभव आ रहा था बच्चों तो जीरो हो गया, वो तो सारा आवेश कहाँ चला गया? पृथ्वी में। तो इसका मतलब अब बच्चों इस M प्लेट का जो विभव है V माइनस हो गया। हमने बच्चों इस V की वैल्यू सपोज 10 कंसिडर कर रखा है, इस V की वैल्यू बच्चों हमने देखो 10 कंसिडर किया था, हमने मान लिया था कि सपोज इस खुद के कारण इसके ऊपर जो विभव 10 आ रहा है, इस खुद के कारण V का मान 10, इस माइनस के कारण अपन ने कंसिडर किया 8 और इस प्लस के कारण 6 कंसिडर कर रखा था। कोई प्रॉब्लम? अब बताओ, ये वाला जो प्लस आवेश है वो तो पृथ्वी में चला गया, हमने इस माइनस के कारण जो विभव है बच्चों वो कंसिडर कर रखा था कितना? आप खुद देखो, इस माइनस के कारण जो हमने विभव कंसिडर कर रखा है माइनस के कारण 8, तो इसका मतलब आप खुद देखो कि यहाँ पर V माइनस के कारण हमने विभव ले रखा है 8। आगे समझ में? तो इसका मतलब अभी भी, अब मैं आपसे पूछूं कि इस चालक की धारिता बताओ, वापस M की धारिता, उसको हम C डबल डैश बोलते हैं, तो बच्चों हो जाएगा Q अपॉन V डबल डैश। अब मैंने जो इसका विभव है उसके विभव को बच्चों हम इसको हम कंसिडर कर रहे हैं V डबल डैश, तो V डबल डैश की वैल्यू V माइनस मतलब V माइनस हो जाएगी। आगे समझ में? V की वैल्यू 10 ले रखा हमने और V माइनस आपने ले रखा है 8। तो बच्चों अब इसकी अपन विभव निकाल के देखें, 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2। तो आप खुद देखो इसका विभव और कम हो गया, जबकि आवेश वही है, यहाँ विभव और कम हो गया। तो इसका मतलब बच्चों धारिता और बढ़ जाएगी ना। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे धारिता और बढ़ गई। क्लियर हो गया? तो आप खुद देखो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया था कि समझते जाना, और को और ज़्यादा क्लियरली समझा दूँ कि बच्चों एक चालक लिया, उसकी धारिता C = Q/V होता है। मैंने मान लिया जब इसको Q आवेश दिया तो इसका विभव 10 था, तो इसकी धारिता C आ रही थी। जैसे मैंने बच्चों इस चालक प्लेट को पास में रखा N प्लेट को, तो इसका आवेश तो वही रहा, आगे इसके खुद कारण विभव V था, लेकिन इस N के अंदर आवेश प्रेरित हुआ, ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों ने अपना अपना विभव दिया, तो उससे बच्चों इसका जो ओवरऑल विभव है वो कम हो गया, आ गया, क्योंकि माइनस के कारण विभव माइनस में, प्लस के कारण प्लस में, और माइनस का विभव इस प्लस से ज़्यादा, इसलिए ओवरऑल बच्चों यहाँ पर कुल विभव 10 था, तो यहाँ पर कुल विभव बच्चों अपने देखा 8 रह गया, और कुल विभव 8 रहेगा, आवेश वही रहा, तो धारिता बढ़ गई। और फिर बच्चों जब हमने इसकी अर्थिंग और कर दी तो इसका इधर प्लस आवेश पृथ्वी में चला गया। अब इसका आवेश अभी भी Q है, अभी भी इसका आवेश Q है, लेकिन बच्चों विभव का मान खुद के कारण प्लस बच्चों इस माइनस के कारण जो विभव माइनस में आएगा, आ गया, प्लस का खुद के कारण हमने 10 ले रखा है, इस माइनस के कारण 8 ले रखा है, तो टोटल ओवरऑल विभव निकाल के देखें तो बच्चों ये और कम हो गया, तो धारिता और बढ़ गई ना। तो बच्चों इस सिस्टम की जो धारिता है वो आप देखोगे कि ये धारिता बच्चों हमने इस प्रकार और धारिता बढ़ा ली। कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से बच्चों धारिता बढ़ा सकते हैं। तो एक सिंपल सा काम हो गया, आपसे कहीं बोला जाए कि किसी चालक की धारिता बढ़ाओ, तो आप क्या करो, उस चालक के पास किसी अन्य निरावेशी चालक को रख दो। आ गया? आप सोचा जाए इस चालक की धारिता बढ़ाओ, तो बच्चों इसके पास ले जाके किसी अन्य निरावेशी चालक को रख दो और रख के इसकी अर्थिंग कर दो। तो अब आपकी सपोज जब ये चालक अकेला था तब इसकी धारिता C थी, तो अब वापस इसकी धारिता यहाँ पर कैलकुलेट करोगे C डबल डैश, तो बच्चों C डबल डैश की वैल्यू बच्चों C से ज़्यादा मिलेगी, तो इसका मतलब इस चालक की धारिता हमने यहाँ बढ़ा दी ना। तो सिंपली इस चालक के पास ले जाके केवल एक निरावेशी चालक और उसकी अर्थिंग कर दो, तो उससे इसकी चाल धारिता बढ़ जाती है। आया समझ में? तो एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। तो किसी चालक की धारिता बढ़ाने के लिए इस तरह से बच्चों हमने M चालक की धारिता बढ़ा दी। आ गया? यही बच्चों संधारित्र का सिद्धांत है। यदि एक समरूप भूसंपर्कित चालक प्लेट को एक आवेशी चालक प्लेट के समीप रखा जाए तो आवेशी चालक की धारिता में वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल आप देखो, ये एक चालक है, उसके पास किसी अन्य निरावेशी चालक को अर्थ करके रख दिया, तो ये जो फर्स्ट चालक है बच्चों इसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। यहाँ धारिता C थी, यहाँ C डबल डैश, उससे क्या होता है कि इसका आवेश तो वही रह जाता है लेकिन वो कम हो जाता है, इस प्रकार उसकी धारिता बढ़ जाती है। यही बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि यूँ समझ सकते हो संधारित्र का सिद्धांत है। बच्चों यहाँ पर इस चालक को हमने कितना आवेश दिया, प्लस Q आवेश दिया था मान लें, और यहाँ पर इस पृथ्वी से इसके अंदर जो आवेश प्रेरित हुआ -Q, पृथ्वी से प्रेरित हुआ ना ये -Q। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा हुआ, इसको Q आवेश दे दोगे तो इसमें कितना आवेश प्रेरित हो गया, -Q।
आ गया, यहाँ पृथ्वी से आया। तो इसका मतलब बच्चों या तो हम कभी संधारित्र की बात करें तो संधारित्र में बच्चों हम दो काम करते हैं, या तो हम एक चालक के पास दूसरे चालक को रख के उसकी अर्थिंग कर दें। तो इसको यदि आपने प्लस क्यू आवेश दिया तो इसमें जो आवेश प्रेरित हो गया वो माइनस क्यू, तो ये जो निकाय बन गया इसी निकाय को बच्चों हम संधारित्र देंगे। इसमें माइनस क्यू जो आवेश प्रेरित हुआ इसमें पृथ्वी से। या बच्चों कभी कभी अर्थिंग करने की जगह, क्योंकि कुल मिला की बात तो ये होगी ना कि दो चालकों का ऐसा निकाय जिसमें एक को प्लस क्यू आवेश दिया जाए दूसरे को माइनस क्यू आवेश, तो संधारित्र बन जाता है। तो या तो बच्चों हम एक को प्लस क्यू आवेश दे के दूसरे की अर्थिंग कर दें, या कभी कभी क्या किया जाता है बच्चों यहाँ पर कि दो चालक ले लिए, इसमें से क्यू आवेश निकाल के इसको दे दें, इसमें से एक में से निकाल के दूसरे को दे दें। अर्थिंग नहीं कर रहा हूं मैं, इसमें से क्यू आवेश निकाल के इसको दे दिया तो इसके ऊपर तो प्लस क्यू आवेश आ गया, और इसमें से इसको दिया है तो इसके ऊपर आवेश की कमी होगी तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस क्यू। तो बच्चों इस निकाय को भी इसमें भी देख लो आप, यहाँ भी दो चालकों चालक एक पे प्लस क्यू आवेश दूसरे पे माइनस क्यू आवेश, यहाँ भी एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू। तो जिस तरह से बच्चों इसको संधारित्र बोलते हैं उसी तरह से बच्चों इसको भी संधारित्र बोलते हैं। तो संधारित्र में बच्चों हम दो काम कर सकते हैं, या तो एक चालक के पास किसी अन्य चालक को रख के उसकी अर्थिंग कर दो, तो उससे पहले पे क्यू आवेश है दूसरे के ऊपर माइनस क्यू आवेश पृथ्वी से प्रेरित हो जाएगा, या तो ये काम कर लो। या कभी कभी हम क्या करते हैं, दोनों चालकों में से एक चालक से आवेश निकाल के दूसरे दे देते हैं, तो उससे भी इससे आवेश निकाल के इसको दे, इसमें अर्थिंग नहीं की, सिंपली इससे आवेश इसको निकाल के इसको दे दिया, तो इस पर प्लस क्यू आवेश आया तो इस पर कितना आवेश आएगा, माइनस क्यू। तो बच्चों ये भी संधारित्र है, ये भी संधारित्र है। तो इसका मतलब संधारित्र में हम दो तरह से आवेश देते हैं, या तो एक से दूसरे को ट्रांसफर कर दो, या बच्चों एक चालक के पास अन्य चालक को रख के उसकी अर्थिंग कर दो। इससे बच्चों यहाँ पर ये जो पहले की धारिता है ये इंडिविजुअल अकेला होता तब की धारिता के कंपैरिजन में बच्चों इस कंडीशन में या इस कंडीशन में धारिता इसकी ज़्यादा मिलेगी, इसी को संधारित्र का सिद्धांत बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं संधारित्र की काफ़ी सारी वैरायटी होती है, काफ़ी सारी तरह के संधारित्र होते हैं, गोली संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। बच्चों ये सब आपके सिलेबस में है, तो इसलिए हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं गोली संधारित्र। बच्चों गोली संधारित्र क्या होता है उसको समझते आना। गोली संधारित्र में सिंपल से कॉन्सेप्ट आपसे कहीं पूछा जाए गोली संधारित्र क्या है, तो बच्चों गोली संधारित्र में दो संकेंद्रीय चालक गोले होते हैं, दो संकेंद्रीय चालक गोले। अब बच्चों इसमें अंदर वाला जो गोला है वो तो आप चाहे ठोस लो चाहे खोखला लो कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन बाहर वाला गोला तो खोखला लेना पड़ेगा, तभी तो बाहर वाले गोले के अंदर बाहर वाले गोले के अंदर किसी दूसरे गोले को रख सकते हो। तो इसका मतलब बाहर वाला गोला तो खोखला और इसके अंदर एक और गोला रख दिया। तो ये जो निकाय बन रही है बच्चों, इसी निकाय को ये दो गोलों की जो निकाय है, ये जो निकाय बन रही है बच्चों, ये जो निकाय बन रही है इसी को हम क्या बोलेंगे, गोलीय संधारित्र। तो आपसे कहीं बोला जाए गोलीय संधारित्र क्या है, तो आंसर दोगे दो संकेंद्रीय चालक गोलों का एक निकाय। क्लियर हो गया, उसको हम नाम क्या देंगे, गोलीय संधारित्र। अब क्वेश्चन बनता है कि इस गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी। बच्चों इस गोलीय संधारित्र को जो हम डिस्कस करेंगे इसको दो केस में डिस्कस करेंगे। बच्चों पहला केस तो ये होगा कि हम यहाँ पर अंदर वाले गोले को हम हमारी तरफ से आवेश देंगे Q, अंदर वाले गोले को बच्चों हम हमारी तरफ से Q आवेश देंगे और बाहर वाले गोले को भू संपर्कित कर देंगे, यानी कि उसकी अर्थिंग कर देंगे। दूसरे केस में बच्चों हम क्या करेंगे, अंदर वाले गोले को भू संपर्कित कर देंगे और बाहर वाले गोले को हम Q आवेश देंगे। दोनों डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पर अंदर वाले को Q आवेश दिया, बाहर वाले को भू संपर्कित, अंदर वाले को भू संपर्कित किया, बाहर वाले को Q आवेश दिया। यहाँ पर पृथ्वी से बाहर पर आवेश आएगा, यहाँ पृथ्वी से अंदर वाले पर आवेश आएगा। ये दो केस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम बच्चों हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो केस फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों केस फर्स्ट के अंदर हम अंदर वाले को Q आवेश दे के बाहर वाले को भू संपर्कित कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं संधारित्र। बच्चों गोलीय संधारित्र मैंने आपको समझाया, इसमें दो संकेंद्रीय चालक गोले होते हैं, दो संकेंद्रीय चालक गोले। मैंने मान लिया इनकी त्रिज्या बच्चों A और B है, अंदर वाले गोले की त्रिज्या A, बाहर वाले गोले की त्रिज्या B। और बच्चों इन दोनों संकेंद्रीय गोलों में से बाहर वाले गोले को भू संपर्कित कर दिया। हमारा जो नेक्स्ट केस होगा उसमें याद रखना, मैं अंदर वाले गोले को भू संपर्कित करूंगा या बाहर वाले गोले को भू संपर्कित कर दिया, यानी कि उसकी अर्थिंग कर दी। आया समझ में। अब बच्चों मैंने अपनी तरफ से अंदर वाले गोले को Q आवेश दिया। इस Q आवेश देते बाहर वाले गोले के ऊपर जो Q डैश आवेश है पृथ्वी से प्रेरित हुआ। अब आपसे पूछा जाए कि इस Q डैश का मान कितना होगा, तो बच्चों हम सबसे पहले तो इस Q डैश का मान ज्ञात करेंगे।
कि पृथ्वी से ये जो क्यू डैश आवेश आएगा इस बाहर वाले गोले पर आएगा कितना। चलिए बताओ कि जहां भी अर्थिंग करते हैं उसका विभव कितना होता है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि दुनिया में यदि आपने किसी भी चालक को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, उसकी अर्थिंग कर दी, इसका मतलब ये होता है उसका विभव 0 कर दिया। तो इसका मतलब 100% जो बाहर वाले गोले की अर्थिंग कर दी तो इसका मतलब इसका विभव 0 होना चाहिए। अब ये बताओ कि इस बाहर वाले गोले पर विभव कहाँ से आएगा। आंसर हो गया, एक तो ये अंदर वाले गोले के ऊपर जो क्यू आवेश है वो विभव देगा, और एक ये क्यू डैश खुद विभव देगा यहाँ। तो बाहर वाले गोले पर कुल विभव निकाल लो, अंदर वाले गोले क्यू आवेश कारण विभव और क्यू डैश कारण विभव, और जो टोटल विभव है 0 होना चाहिए। उससे समीकरण बनेगी, उससे हम क्यू डैश का मान निकाल लेंगे। बच्चों मैं इस बाहर वाले गोले पर विभव निकाल रहा हूँ, मैंने माना है पृथ्वी से इस पर क्यू डैश आ रहा है, तो क्यू डैश आवेश कारण विभव और इस क्यू कारण विभव। बच्चों सबसे पहले इस क्यू कारण विभव निकाल रहा हूँ। ये क्यू अंदर वाले गोले का आवेश है। आपने पढ़ा होगा किसी गोले को आवेशित किया जाए तो उसके बाहर की तरफ उसके केंद्र से स्मॉल बी दूरी पर ये बाहर कोई बिंदु पी है। आपसे कहीं बोला जाए कि इस बिंदु पी पर विभव बताओ, तो बच्चों आपने पढ़ा होगा किसी गोले के ऊपर क्यू आवेश है तो उसके बाहर की तरफ जो विभव का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस बी है, तो बच्चों के क्यू अपॉन बी, ये अंदर वाले गोले का विभव आ गया। इसी तरह से बच्चों इस बाहर वाले गोले के ऊपर, ये बाहर वाले गोले पर अंदर वाले गोले कारण विभव आ रहा है, ये बाहर की तरफ यहाँ पर विभव इस अंदर वाले के कारण, ये पड़ा हुआ है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इसी तरह से इस क्यू डैश के कारण इसे खुद के ऊपर विभव, क्यू डैश कारण विभव आएगा ना। आगे आप किसी गोले की सतह पर विभव कभी निकालना हो तो बच्चों इसकी त्रिज्या बी है, इस पे आवेश क्यू डैश है, तो इस खुद के कारण इसकी सतह पर जो विभव होता है वो बच्चों के क्यू डैश अपॉन बी, खुद की सतह पर विभव के क्यू डैश अपॉन बी। ये तो हो गया क्यू डैश के कारण, ये हो गया क्यू के कारण, ये टोटल विभव आ गया यहाँ पर। कहाँ पर विभव आ गया, ये टोटल विभव बच्चों हमको मिल गया फाइनली। आप यूँ समझ लो टोटल विभव बच्चों हमने निकाल लिया। कहाँ पर, ये टोटल विभव बच्चों मैंने इसके ऊपर निकाल लिया ये, और इसकी अर्थिंग कर रखी है तो विभव 0 होना चाहिए, 0 कर दिया। तो इससे बच्चों यदि मैं क्यू डैश की वैल्यू निकालूं, इस समीकरण को सोल्व करूंगा तो क्यू डैश की वैल्यू माइनस क्यू के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब इस बाहर वाले गोले के ऊपर जो टोटल आवेश प्रेरित होगा पृथ्वी से बच्चों वो क्यू डैश होगा, क्यू डैश की वैल्यू माइनस क्यू के इक्वल होगी। आया समझ में। अब आपसे बोला जाए कि यहाँ पर क्यू डैश की वैल्यू माइनस क्यू हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ अंदर वाला जो गोला है, अब इस पूरे निकाय की हम बात करें तो बाहर वाले को अर्थ कर दिया, तो यहाँ पर अंदर वाले को जो आपने क्यू आवेश दिया तो बाहर वाले के ऊपर क्यू डैश प्रेरित हुआ और क्यू डैश की वैल्यू माइनस क्यू के इक्वल आएगी। आया समझ में बच्चों। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस निकाय की धारिता कितनी होगी। हम एक बात जानते हैं कि बच्चों किसी दो चालकों की निकाय की धारिता, मैंने आपको निकाय की धारिता निकालना सिखाया था कि दो चालकों की निकाय की भी धारिता निकालनी हो तो बच्चों उसका फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, आंसर हो कि दोनों चालकों के मध्य विभवांतर। मेरी बात समझना, यदि मैं अंदर वाले चालक का विभव वी इन मान लूँ और बाहर वाले चालक का विभव वी आउट मान लो, और वी आउट की वैल्यू तो बच्चों 0 होगी क्योंकि इसकी अर्थिंग कर रखी है, तो इसका मतलब इन चालकों के मध्य जो विभवांतर होगा, एक मिनट समझना, डेल्टा वी की वैल्यू बच्चों आंसर होगी वी इन माइनस वी आउट होगी, और वी आउट यहाँ पर 0 के इक्वल, क्यों, क्योंकि उसकी अर्थिंग कर रखी है, तो वी आउट 0 हो गया। इसका मतलब इन दोनों चालकों के मध्य जो विभवांतर होगा वो वी इन के इक्वल होगा। तो हम अंदर वाले चालक का विभव निकालने, वही इन दोनों के मध्य विभवांतर होगा, तो मैं अंदर वाले चालक का विभव निकाल रहा हूँ। अब ये बताओ अंदर वाले चालक का विभव कहाँ से आएगा, आंसर होगा इस क्यू के कारण आएगा और दूसरा इस क्यू डैश कारण आएगा। आए समझ, अंदर वाले चालक के ऊपर इस खुद के कारण क्यू के कारण विभव, तो किसी चालक की सतह पर उस खुद के कारण विभव के क्यू अपॉन ए खुद के कारण। और आपने पढ़ा होगा किसी चालक के अंदर की तरफ, क्योंकि ये वाला बिंदु बाहर वाले चालक के लिए तो आंतरिक बिंदु बन गया ना, आ गया, किसी चालक के अंदर की तरफ जो विभव होता है जितना उसकी सतह पर होता है। अब बताओ इस बाहर वाले गोले की सतह पर विभव कितना होगा, बाहर वाले गोले पर आवेश क्यू डैश की वैल्यू माइनस क्यू है, तो आंसर आएगा के माइनस क्यू अपॉन इसकी त्रिज्या कितनी है बी, तो बच्चों जितना इसकी सतह पर होगा उतने अंदर की तरफ होगा। तो इस अंदर वाले गोले के ऊपर विभव निकालोगे कहाँ कहाँ से, एक तो इस क्यू के कारण निकालोगे और एक इस क्यू डैश के कारण निकालोगे, तो बच्चों जो टोटल विभव ये आ जाएगा। ये बिल्कुल आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाला हुआ है, क्यू के कारण और क्यू डैश के कारण, क्यू के कारण और क्यू डैश की वैल्यू कितनी माइनस क्यू लिख देंगे तो माइनस में हो जाएगा। आ गया, तो अंदर की तरफ जो टोटल विभव आ रहा है बच्चों इसको थोड़ा सोल्व कर लें, के क्यू कॉमन लेके जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी
हम k को 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो k को 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, q कॉमन आ गया, एलसीएम ले लिया a b, तो ये b माइनस है। अभी मैंने आपको समझाया कि ये जो v इन आ रहा है, यही v इन यहां पर बच्चों डेल्टा v के इक्वल होगा। डेल्टा v का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने ये समझाया यहां पर, क्योंकि एक्चुअल में इस चालक और इस चालक के बीच में विभव का जो अंतर होगा, अंदर वाले चालक पर विभव माइनस बाहर वाले चालक पर विभव, और बाहर वाले चालक को अर्थ कर रखा है तो बाहर वाले चालक का विभव 0, तो इन दोनों के मध्य विभवांतर अंदर वाले चालक के विभव के इक्वल होगा। आ गया बच्चों, हम जानते हैं धारिता C इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा V होता है। आया समझ में? अब यहां पर देखना, तो Q अपॉन डेल्टा V, या यूं समझ सकते हो, यूं समझ सकते हो आप, Q अपॉन जो डेल्टा V होगा, वो डेल्टा V मैंने आपको समझाया वो अंदर वाले चालक के विभव के इक्वल होगा, तो इसका मतलब Q अपॉन इसको V इन लिख सकते हैं। डेल्टा V की वैल्यू अंदर वाले चालक के विभव के इक्वल होगा, तो Q अपॉन V इन धारिता। यहाँ पर अंदर वाले गोले के ऊपर विभव हम निकाल चुके हैं, कितना आंसर आया था, Q इंटू बी माइनस ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, तो V इन की जगह Q इंटू ए माइनस बी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी लिखा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी ऊपर चला गया, Q यहाँ ऊपर भी है और ये Q, तो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा। जब आप V इन की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट करोगे, तो इसमें भी Q है और ये Q से Q तो कैंसिल हो गया और ये उल्टा हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि किसी गोलीय संधारित्र की हम बात कर रहे हैं, 2 संकेंद्रीय चालक गोले लें, 2 संकेंद्रीय चालक गोले लें और बाह्य गोले को हम भू संपर्कित कर दें, और अंदर वाले को यदि हम क्यू आवेश दें तो बाहर वाले पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित होता है, और इस निकाय की आपसे कहीं पूछा जाए धारिता कितनी होगी, तो बच्चों हमने निकाली है, आंसर आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, जहाँ ए बी क्या है, दोनों चालकों की त्रिज्या है, ए छोटे चालक की त्रिज्या, बी बड़े चालक की त्रिज्या। आ गया बच्चों? यहाँ पर आपसे बोला जाए कि इस पूरे निकाय का जो आवेश वितरण है, इस पूरे निकाय के आवेश वितरण को शो करने के लिए आपसे बोला जाए कि इस पूरे निकाय के आवेश वितरण को शो करो, कि आपने यहाँ पर जो आवेश वितरित हुआ कि इस निकाय को जब हमने क्यू आवेश दिया तो इस पे पृथ्वी से क्यू डैश आवेश आया, क्यू डैश की वैल्यू बच्चों माइनस क्यू की इक्वल आ रही है। इस निकाय के ऊपर जो आवेश किस प्रकार से वितरित होगा हर सतह के ऊपर, थोड़ा सा हम उसको समझ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ कभी आपसे पूछा जाए कि यहाँ आवेश वितरण कैसा होगा। वैसे आपने ये कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही पढ़ा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर आवेश वितरण कैसा होगा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इधर समझते हैं ना कि यहाँ पर हमने 2 संकेंद्रीय चालक गोले लिए, जैसे एक संकेंद्रीय ये एक गोला ये है, दूसरा गोला ये, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी अर्थिंग कर दी। बच्चों हमने अंदर वाले गोले को क्यों आवेश दिया, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है, जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो सारा आवेश की सतह पर आ जाता है, तो जैसे हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये सारा आवेश की बाह्य सतह पर आ जाएगा, ये प्लस क्यू आवेश। ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा कि जो सामने वाला जो गोले की आंतरिक सतह है, आप यूँ समझो, ये सामने वाले गोले की जो आंतरिक सतह है, समझते जाना यहाँ पर कि ये जो बाहर वाला गोला है इसकी जो आंतरिक सतह है, ये जो क्यू आवेश है इस आंतरिक सतह के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, तो बच्चों इस वाली सतह के ऊपर माइनस आवेश प्रेरित होगा, यह माइनस आवेश प्रेरित हो गया। आमने सामने यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू, आपने प्लस क्यू अपनी तरफ से दिया है, आया समझ में? तो इस सतह पर अंदर की तरफ जो आवेश प्रेरित होगा वो बच्चों माइनस क्यू होगा। बताओ कि इस गोले के ऊपर, बाहर वाले गोले के ऊपर टोटल आवेश जो क्यू डैश है वो किसके इक्वल आया? क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ये क्यू डैश की वैल्यू फाइनली, क्यू डैश की वैल्यू आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इस क्यू डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? माइनस क्यू के इक्वल आ रही है, और ये सारा माइनस क्यू आवेश आंतरिक सतह पर आ गया, तो इसका मतलब इसकी बाहरी सतह पर, ये बाहर की तरफ बच्चों आवेश 0 हो जाएगा। कि आपसे बोला जाए कि यहाँ बाहरी सतह पर आवेश कितना होगा, तो यहाँ 0 आवेश आएगा बाहर, यहाँ 0। क्यों? समझना, यहाँ तो माइनस क्यू, यहाँ 0। अब ये फाइनली इस डायग्राम में समझा दूँ, 2 संकेंद्रीय चालक गोले, अंदर वाले गोले को क्यू आवेश दिया, तो ये क्यू आवेश इसकी बाहरी सतह पर क्यों चालक को आवेश दिया जाता है, सारा आवेश की सतह पर आ जाता है। आ गया? इस क्यू के कारण बाहर वाले गोले के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे आकर्षित हुए, तो इसकी अंदर वाली सतह के ऊपर यहाँ पर
अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो गया, और इस पर टोटल आवेश ही माइनस क्यू, सारा माइनस क्यू आवेश अंदर वाली सतह पर आ गया, तो बाहर वाली सतह पर कोई आवेश नहीं रहेगा। तो इन दोनों आमने सामने वाली सतहों पर, ये दो आमने सामने वाली सतह, ये देखो ये दोनों, इस पर प्लस क्यू आवेश और इस पर माइनस क्यू आवेश रहेगा, और बाहर वाली सतह पर बच्चों आवेश जीरो आ गया। बच्चों जब हम इस निकाय में विद्युत क्षेत्र निकाल के देखेंगे तो इस निकाय में विद्युत क्षेत्र ओनली, अब मैं आपको यहाँ पे फाइनली एक्सप्लेन कर दूं कि इस निकाय के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ओनली विद्युत क्षेत्र, बच्चों इस निकाय के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ओनली इस रीजन के अंदर, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र जीरो होगा, और बिल्कुल किसी चालक के बिल्कुल अंदर की तरफ भी विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। तो आपसे बोला जाए कि इस निकाय के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा ओनली कौन से रीजन के अंदर होगा, तो आंसर हो गया इस निकाय के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ओनली दोनों चालकों के बीच में होगा। तो इसमें जितनी विद्युत ऊर्जा संचित होती दोनों चालकों के बीच में संचित होती। तो आंसर दे दिए, बोला जाए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो संकेंद्रीय चालक गोले में बाहर वाले गोले को भू संपर्कित कर दिया जाए तो बताओ विद्युत ऊर्जा कहाँ पर संचित होती है, तो आंसर होगी दोनों चालक गोलों के बीच में। और इस कंडीशन में अंदर वाले को गोले को क्यू आवेश दोगे तो बाहर वाले गोले पर प्रेरित आवेश माइनस क्यू होगा। और आवेश वितरण शो करने के लिए बोला जाए तो इस तरह से होगा कि यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, और बाहर की तरफ जितना भी इस पर माइनस, ये क्यू डैश की वैल्यू माइनस क्यू की इक्वल आएगा, ये क्यू डैश माइनस क्यू की इक्वल आएगा, और ये सारा माइनस क्यू बच्चों आंतरिक सतह पर आएगा, ये प्लस क्यू यहाँ आएगा, इस पर इसका प्लस क्यू सारा बाहर, इसका माइनस क्यू अंदर, तो टोटल बाहर की, तो जिस पे टोटल आवेश माइनस क्यू सारा अंदर आ गया तो बाहर जीरो हो जाएगा। इसमें सारी ऊर्जा कहाँ होगी, दोनों चालकों के बीच में, बाहर की तरफ जीरो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम गोली संधारित्र में सेकंड केस ले रहे हैं बच्चों। फर्स्ट केस में हमने दो संकेंद्रीय चालक गोलों में बाह्य गोले को भू संपर्कित किया था, अंदर वाले को क्यू आवेश दिया था, तो बाहरी गोले पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हुआ था, और इस निकाय की हमने धारिता कैलकुलेट की थी। आंसर आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये धारिता आई थी जब हमने अंदर वाले गोले को आवेश दिया और बाहर वाले को भू संपर्कित किया था, ये हम डिस्कस कर चुके। अब हम बच्चों दूसरा केस ले रहे हैं यहाँ पर, अब इसका रिवर्स बच्चों। अब हम दो संकेंद्रीय चालक गोले ले रहे हैं, अगेन ये दो संकेंद्रीय चालक गोले लिए मैंने। अब मैंने अंदर वाले को भू संपर्कित कर रहा हूँ और बाहर वाले को क्यू आवेश दे रहा हूँ। वही अंदर वाले की त्रिज्या ए, बाहर वाले की त्रिज्या बी, बाहर वाले को क्यू आवेश दे दिया और अंदर वाले को भू संपर्कित कर दिया। तो आप 16 जगह इस निकाय की धारिता ज्ञात करो। आया समझ में? तो ये गोली संधारित्र का सेकंड केस बच्चों। जब हम अंदर वाले को भू संपर्कित करके बाहर वाले को क्यू आवेश देंगे तो हम अज्यूम कर रहे हैं पृथ्वी से अंदर वाले पर जो आवेश आ रहा है बच्चों, सपोज वो क्यू डैश आवेश आ रहा है, तो हम सबसे पहले इस क्यू डैश आवेश के मान को ज्ञात करेंगे। आया समझ में? अब समझना, चलिए बताओ कि पृथ्वी अंदर वाले गोले को, क्योंकि पृथ्वी से यानी कि भू संपर्कित कर रखा है, अर्थिंग कर रखा है, तो ये जो अर्थ है ये मुझे बताओ कि अंदर वाले को गोले को कब तक आवेश देगी। आंसर हो कि जब तक अंदर वाले गोले का विभव जीरो नहीं हो जाए। इस अंदर वाले गोले का विभव जीरो होगा, क्योंकि बिल्कुल आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि बच्चों जब भी हम किसी चालक गोले की अर्थिंग कर देते हैं तो उसका विभव जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब 100% का विभव जीरो होगा। तो इसका मतलब ये जो पृथ्वी इसको तब तक आवेश देगी, यानी कि क्यू डैश का मान इतना होना चाहिए कि इस अंदर वाले गोले पर विभव की वैल्यू 0। तो बच्चों में इस क्यू डैश का मान निकाल रहे हैं। अब समझना, इस अंदर वाले गोले पर मैं विभव निकाल रहा हूँ। अब अंदर वाले गोले पर विभव कहाँ से आएगा? आंसर होगा एक तो क्यू डैश के कारण होगा, तो क्यू डैश के कारण अंदर वाले गोले पर विभव। जो बच्चों क्यू डैश अंदर वाले गोले का आवेश है और अंदर वाले गोले की त्रिज्या ए है, तो आप जानते हो किसी चालक गोले की सतह पर जो विभव होता है ना, के क्यू बटा त्रिज्या आ गया। तो बच्चों अंदर वाले गोले पर आवेश क्यू डैश है तो के क्यू डैश, और अंदर वाले गोले की त्रिज्या ए है तो के क्यू डैश अपॉन ए। ये क्यू डैश के कारण इस गोले की यहाँ सतह पर विभव हो गया। आ गया। अब इसी अंदर वाले गोले पर इस बाहर वाले गोले के कारण विभव। बच्चों किसी गोले के कारण अंदर की तरफ कहीं भी विभव निकालें, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है कि विभव इसकी सतह पर जितना होता उतना ही होगा। तो बच्चों इस वाले गोले के कारण जो विभव होगा इस क्यू के कारण यहाँ पर, वो बच्चों इसकी सतह पर जितना होगा उतना ही अंदर की तरफ होगा। तो इस बाहर वाले गोले के ऊपर जो विभव होगा उसका मान बताओ इस क्यू के कारण। आंसर होगी के क्यू अपॉन बी, के क्यू और इसकी त्रिज्या बी, के क्यू अपॉन बी। और जितना इसकी सतह पर होगा उतना ही सब जगह अंदर देगा। किसी गोले के अंदर विभव उतना ही होता है जितना उसकी सतह पर। तो इसके कारण जो, क्योंकि ये अंदर वाला पॉइंट है तो इसके कारण विभव के क्यू अपॉन बी होगा। तो इसके कारण तो यहाँ के क्यू अपॉन बी और इसके खुद के कारण के क्यू डैश अपॉन ए, दोनों का टोटल कर लिया। और अंदर वाले गोले की अर्थिंग कर रखी है तो अंदर वाले गोले विभव कितना होना चाहिए? जीरो, जीरो की इक्वल कर दिया। अब मैं इस समीकरण को सोल्व करूँ, इसको सोल्व करूंगा तो के क्यू डैश अपॉन
ए इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन बी हो जाएगा। के से के कैंसिल हो जाएगा, इससे हम क्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ रहा है बच्चों माइनस क्यू इंटू ए अपॉन बी। तो ये जो क्यू डैश होगा बच्चों उसकी वैल्यू माइनस क्यू इंटू ए अपॉन बी होगी। बाहर वाले को यदि आपने क्यू आवेश दिया तो अंदर वाले गोले पर जो आवेश आएगा माइनस क्यू इंटू ए अपॉन बी आएगा। आई थिंक समझ में आ गया बच्चों। मैं एक बार अब आपको थोड़ा सा इनकी तीनों चारों सतह पर जो आवेश का वितरण होगा, क्योंकि बच्चों इन दोनों के दोनों संकेंद्रीय गोलों में 4 सतह है। इसकी अंदर वाली सतह, इसकी ये बाहर वाली सतह, इसकी अंदर वाली सतह, इसकी बाहर वाली सतह। बच्चों मैं आपसे पूछूं इन चारों सतह पर 1 2 3 4 ये 4 सतह होगी ना, इसकी अंदर, इसकी बाहर, इसकी अंदर, इसकी बाहर। इन चारों सतह पर आवेश कितना कितना होगा, हम थोड़ा सा इसके आवेश के वितरण को समझ रहे हैं। आ गया। तो सबसे पहले तो अंदर वाले गोले के ऊपर जो आवेश आ रहा है क्यू डैश, और क्यू डैश का मान माइनस क्यू ए अपॉन बी है। बच्चों आपने पढ़ा हुआ किसी चालक गोले को आवेशित किया जाए तो उसका सारा आवेश उसकी सतह पर आ जाता है। तो आप खुद देखो मैंने यहाँ पर अब ये जो आवेश आएगा इसके वितरण को इस डायग्राम में समझा रखा है, समझते जाना। इस अंदर वाले गोले के ऊपर आवेश है माइनस क्यू ए अपॉन बी, माइनस क्यू ए अपॉन बी क्यू डैश की वैल्यू। तो बच्चों सारा का सारा आवेश सतह पर आ जाएगा। आप जानते हो किसी चालक गोले को किसी चालक को आवेशित किया जाए तो सारा आवेश सतह पर, तो ये माइनस क्यू इंटू ए अपॉन बी इस गोले की सतह पर आवेश आ गया। इसके अंदर की तरफ तो आवेश 0 होगा, यानी कि इस चालक गोले में अंदर की तरफ आवेश 0, और यहाँ पर आवेश जो आएगा माइनस क्यू इंटू ए अपॉन बी। ये जो क्यू डैश है उसका मान माइनस क्यू इंटू ए अपॉन बी, ये बाहर वाली सतह पर। आपने बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि दो चालक गोलों में, ये दो चालक गोले हैं, इनकी जो आमने सामने वाली सतह होती है ना, इनके ऊपर बिल्कुल बराबर और विपरीत आवेश आता है, इस वाली सतह पर और इस वाली सतह पर। दो संकेंद्रीय चालक गोलों के अंदर जो आमने सामने सतह होती है उनके ऊपर बराबर और विपरीत आवेश। तो बच्चों इसके ऊपर आवेश माइनस क्यू इंटू ए अपॉन बी है, तो इस पर आवेश प्लस क्यू इंटू ए अपॉन बी होगा। तो इसकी सामने वाली सतह, इस पर देखो आवेश, इस वाली सतह की बात कर रहा हूँ, इस पर आवेश, इस पर माइनस क्यू इंटू ए अपॉन बी है, तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा प्लस क्यू इंटू ए अपॉन बी हो गया। आगे समझ में बच्चों। बाहर वाले गोले के ऊपर कुल आवेश क्यू है, ये बाहर वाले गोले पर क्या आवेश क्यू है, आ गया। तो अब बच्चों इसमें से इस वाली सतह पर आवेश कितना आया, क्यू इंटू ए अपॉन बी, इस वाली सतह पर आवेश। तो इसके बाहर वाली सतह पर कितना आवेश होगा, तो आंसर हो गया कि इस गोले पर टोटल आवेश क्यू है। तो हम क्या करें, इस बाहर वाली सतह पर आपसे आवेश पूछा जाए कि यहाँ वाली सतह पर आवेश कितना होगा। अब इस गोले पर टोटल आवेश क्यू है, तो इस क्यू में से मैं इसके अंदर वाले आवेश को घटा दूँ। इस पर टोटल आवेश सपोज यूँ समझो, इस पर टोटल आवेश 5 कूलाम है, 5 में से इस वाली सतह पर 2 कूलाम आ गया, तो इस बाहर वाली सतह पर कितना होगा 3 कूलाम। तो इसका मतलब क्यू में से अंदर की तरफ कितना आ गया, अंदर की तरफ ये अंदर की तरफ क्यू इंटू ए अपॉन बी। तो बाहर वाली सतह पर आवेश कितना हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू इंटू ए अपॉन बी, ये बाहर वाली सतह पर आवेश हो गया। तो ये आवेश वितरण हो गया। तो इन दोनों संकेंद्रीय गोलों में जब मैं अंदर वाले गोले की अर्थिंग कर दूंगा तो बच्चों अंदर वाले गोले की बिल्कुल आंतरिक सतह पर आवेश 0, अंदर वाले गोले की आपसे बोला जाए कि बाहरी सतह पर आवेश माइनस क्यू इंटू ए अपॉन बी, इसके सामने वाली सतह पर प्लस क्यू इंटू ए अपॉन बी, और बिल्कुल बाहर वाली सतह पर यहाँ पर आवेश आएगा क्यू माइनस क्यू इंटू ए अपॉन बी। इस तरह का आवेश वितरण होगा इन तीनों सतह पर, और जो चौथी बिल्कुल अंदर वाली सतह उस पर आवेश 0 होगा। आया समझ में बच्चों। ये पूरा का पूरा जो निकाय है, इस निकाय का व्यवहार कुछ ऐसा है, आप खुद देखो 1 मिनट। इस निकाय का व्यवहार कुछ इस सिस्टम की तरह है, देखना बच्चों। इसमें ये जो बिल्कुल अंदर वाली सतह, ये अंदर वाले गोले की बाहरी सतह, इस पर आवेश माइनस क्यू इंटू अपॉन बी, ये माइनस क्यू इंटू अपॉन बी बिल्कुल अंदर वाली गोले की बाहर वाली सतह पर, और बाहर वाली गोले की अंदर वाली सतह पर आवेश प्लस क्यू इंटू अपॉन बी। तो एक तो ये सिस्टम, यानी कि मैंने 2 गोले बनाए, इनकी केवल आंतरिक सतहों पर आवेश है, इसके ऊपर और इसके ऊपर बराबर और विपरीत आवेश। और ये जो बड़ा गोला है उसकी बाहरी सतह पर आवेश कितना है, क्यू माइनस क्यू इंटू अपॉन बी, इसको अलग कर लिया, ये बड़े गोले की बाहरी सतह को अलग कर लिया। तो इन दोनों के दी मैं जोड़ दूं तो ये तो सिस्टम बन जाएगा। यहां का आवेश, यहां का आवेश, यहां का आवेश, इधर से हम बात करें ये आवेश, ये दोनों आवेश तो इसमें आ गए, और ये जो बिल्कुल बाहरी आवेश है उसको बच्चों इधर शो कर लिए। तो इन दोनों का टोटल करूंगा तो ये आ जाएगा। अब समझना बच्चों, जब हम यहाँ पर, जब हमने जो फर्स्ट केस पढ़ा था, फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया था बच्चों कि जब भी हम 2 संकेंद्रीय चालक गोलों के अंदर बाह्य गोले को भू संपर्कित कर देते हैं, जब 2 संकेंद्रीय चालक गोलों में
बाह्य गोले को भू संपरित कर देते हैं तो अंदर वाले गोले को यदि हम क्यू आवेश देते हैं तो यहाँ पर क्यू आवेश आता है प्लस क्यू, तो यहाँ पर जो आवेश आता है वो माइनस क्यू इसके अंदर वाली सतह पर आता है। इस पर टोटल आवेश माइनस क्यू पूरा का पूरा अंदर आ जाता है, ये क्यू और यहाँ माइनस क्यू, और इसकी बाहर वाली सतह पर आवेश 0 होता है। आगे समझ में? तो इस वाली कंडीशन में भी देखो अंदर वाली जो दोनों सतह उनको विपरीत और मतलब समान और विपरीत प्रकार के आवेश, ये क्यू और ये माइनस क्यू, तो यहाँ भी देखो माइनस क्यू इंटू अपॉन बी और इधर प्लस क्यू इंटू अपॉन बी। आया समझ में? तो इसका मतलब ये जो निकाय है इसकी तरह ये व्यवहार कर रहा है। इसकी जो धारिता होगी, क्योंकि इसके अंदर आप खुद देखो इस गोले की बाहरी सतह पर आवेश, इस गोले की आप खुद देखो इस गोले की बाहरी सतह पर और इस गोले की आंतरिक सतह पर, ये इस गोले की बाहरी सतह पर इस गोले की आंतरिक सतह पर बराबर विपरीत आवेश है। जब भी बाह्य गोले को संपर्क भू संपर्कित करते हैं तो ये कंडीशन आती है। तो इसका मतलब जो इसकी धारिता होगी वो इसकी होगी। तो मैं इसकी धारिता, बच्चों हम जानते हैं हमने इस कंडीशन के लिए धारिता को ज्ञात कर रखा है, तो आपसे बोला जाए कि इस कंडीशन में इसकी धारिता कितनी होगी। तो बच्चों इसकी जो धारिता होगी वो हम जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए होगा, प्लस बच्चों इसके अंदर ये और पार्ट ऐड हो रहा है, इन दोनों को ऐड करूंगा तभी बन जाएगा। और ये एक साधारण गोला है। साधारण गोले को जब हम आवेशित करते हैं तो सारा आवेश उसकी सतह पर आ जाता है, और इस साधारण गोले की जब हम धारिता निकालते हैं, इसकी त्रिज्या में आर मान लूँ इसकी त्रिज्या आर मान लूँ, तो आपसे बोला जाए कि इसकी धारिता कितनी होगी, तो आंसर होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगी। यहाँ आर की वैल्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो इस वाले गोले की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी होगी। तो इस निकाय इक्वल धारिता कितनी होगी तो इन दोनों की धारिता का टोटल, अब इन दोनों की धारिता का मैं यदि टोटल करता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, इन दोनों के यदि मैं टोटल करता हूं, जब आप एलसीएम लेके इसको टोटल करोगे तो आंसर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। आया समझ में? तो इसका मतलब जब दो संकेंद्रीय चालक गोलों में अंदर वाले गोले को भूसंपरित कर दिया जाए तो इस निकाय की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए होता है। ये कब? जब अंदर वाले को भूसंपरित करोगे तो आंसर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, और बाहर वाले को भूसंपरित करोगे तब आंसर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। आपको डायरेक्ट रट के रखना है कि दो गोले हैं संकेंद्रीय, यदि क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि बाहर वाले को भूसंपरित कर दिया तब तो आंसर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, और यदि अंदर वाले को भूसंपरित कर दिया तो फिर धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस, ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना इसमें, यदि क्वेश्चन में कभी ये नहीं बोला जाए कि भू संपरित किसे किया गया है, आपसे सिंपली बोल दीजिए गोलीय संधारित्र की धारिता याद करो, उसके आंतरिक गोले की त्रिज्या इतनी है, बाह्य की त्रिज्या इतनी, ए इतना है, बी इतना है, उस पूरे निकाय की धारिता याद करो। उसने ये नहीं बोला कि किसको भू संपर्कित किया है। तो बच्चों उस कंडीशन में आप बाह्य को भू संपर्कित मानोगे, आंतरिक गोले को भू संपर्कित तभी मानोगे जब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन हो, और यदि मेंशन नहीं कर रखा और खाली गोलीय संधारित्र वर्ड बोला है तब आप ये कंडीशन लोगे। आया समझ में? बच्चों जब हम बाह्य गोले को भू संपर्कित करते हैं तो इसमें जो विद्युत ऊर्जा संचित होती है वो केवल दोनों गोलों के बीच में, यहाँ विद्युत क्षेत्र 0 होता है, यहाँ भी मतलब बिल्कुल अंदर भी 0 होगा। लेकिन जब हम आंतरिक गोले को भू संपर्कित कर देते हैं तो आप खुद देखो विद्युत ऊर्जा यहाँ भी संचित हो रही है और बाहर भी संचित हो रही है। आया समझ में? तो यदि आंतरिक गोले को भू संपर्कित किया तो ऊर्जा दोनों गोलों के बीच में भी होगी, बाहर भी होगी। यहाँ आवेश है तो ये आवेश बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र देगा, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। जबकि बाह्य गोले को भू संपर्कित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र केवल दोनों गोलों के बीच में होता है। बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र का मान आपसे बोला जाए कितना होगा, आंसर होगे 0। केवल दोनों गोलों के बीच में होता है। कब? जब बाह्य गोले को भू संपर्कित किया जाए। इसमें केवल विद्युत क्षेत्र यहाँ पर होगा, जबकि इसमें यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। क्लियर हो गया?